नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जामताड़ा की असली कहानी। कैसे एक छोटे से झारखंड के कस्बे ने पूरे देश में लाखों करोड़ों का साइबर फ्रॉड हुआ। जानिए जामताड़ा के युवाओं ने कैसे फिशिंग का खेल शुरू किया, कैसे सीबीआई और पुलिस ने ऑपरेशन चलाए और कैसे आप खुद को ऐसे धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। सोचिए, आपको बैंक मैनेजर का फोन आता है। सामने से एक भरोसेमंद आवाज कहती है कि सर, आपके अकाउंट में केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो आपका अकाउंट या आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आप घबराकर तुरंत आधार नंबर, ओटीपी और पिन बता देते हैं। कुछ ही सेकंड में मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपये निकल गए। आप समझ पाते उससे पहले ही फ़ोन कट चुका होता है। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि लाखों भारतीयों की है। और इस धोखाधड़ी की जड़ है झारखंड का एक छोटा-सा कस्बा जमताड़ा। झारखंड का जिला जमताड़ा, जिसकी आबादी करीब 1,30,000 है। यहाँ ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना ही आईटी कंपनियां। लेकिन ये जगह पूरे भारत में मशहूर हुई फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। अब ये फिशिंग का धंधा कैसे होता है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। नंबर 1, लक्ष्य चुनना। दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों के अमीर लोगों को टारगेट किया जाता है। नंबर 2, नकली कॉल। कॉल सेंटर जैसी सेटिंग में युवक युवक बैंक, इंश्योरेंस या मोबाइल कंपनी का कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं। नंबर 3, भरोसे का खेल। बोलचाल की भाषा इतनी प्रोफेशनल होती है कि लोग मान जाते हैं। जैसे, सर, एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो रहा है। मैडम, आपके आधार और अकाउंट को लिंक करना है। नंबर 4, ओटीपी और पिन लेना। जैसे ही लोग डिटेल्स देते, उनके खाते से तुरंत पैसे निकल जाते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में यहाँ के बेरोजगार युवाओं ने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर फोन कॉल के जरिए लोगों से बैंक डिटेल्स निकालने का काम शुरू किया। शुरुआत में छोटा-मोटा धोखा किया, लेकिन धीरे-धीरे ये हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला बन गया। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। सन 2015 15 का मुंबई। एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को फ़ोन आया कि आपके अकाउंट का केवाईसी अपडेट करना है। उन्होंने सोचा असली बैंक कॉल है और ओटीपी बता दिया। कुछ ही मिनटों में उनके बैंक खाते से 5 लाख रुपए साफ़। पुलिस ने ट्रेस किया तो कॉल आया था जमताड़ा से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब जमताड़ा से ही क्यों होता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि जमताड़ा ही क्यों? क्योंकि गाँव में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। पढ़ाई अधूरी थी, लेकिन मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल आता था इन लोगों को। नेटवर्किंग आसान थी, लेकिन कई लड़के में मिलकर एक गैंग बनाते थे। पुलिस और राजनेताओं की मिलीभगत ने भी इस रैकेट को बढ़ावा दिया। धीरे-धीरे हर गली में फ़ोन ठगी का धंधा शुरू हो गया। लोग शिकायत तो दर्ज कराते थे, लेकिन अपराधी कभी पकड़ में नहीं आते थे। कॉल अलग-अलग जगहों से आते थे। अपराधी फेक सिम कार्ड और खातों का इस्तेमाल करते थे। सन 2016 तक हाल ये था कि भारत के 60% साइबर फ्रॉड कॉल्स सिर्फ जमताड़ा से हो रहे थे। भाई, ये तो शुरुआत थी। कैसे एक छोटे से कस्बे ने पूरे भारत के बैंक ग्राहकों की नींद उड़ा दी। कैसे ये नेटवर्क और बड़ा हुआ, कैसे लाखों करोड़ों का पैसा बाहर गया और कैसे पुलिस व सीबीआई ने इस जाल को तोड़ने की पूरी कोशिश की। सन 2016 से 18 के बीच जमताड़ा का नाम हर साइबर क्राइम रिपोर्ट में आने लगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, लखनऊ, हर बड़े शहर के लोग शिकायत कर रहे थे। बैंकों ने नोटिस जारी किया कि हम ओटीपी कभी नहीं पूछते, लेकिन लोग फिर भी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैमर्स ने मनोविज्ञान समझ लिया था, लोगों की साइकोलॉजी को समझ लिया था। पहले डर दिखाओ कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर लालच दिखाओ कि आपका लोन अप्रूव हो गया, और फिर विश्वास दिलाओ कि हम आपके ही बैंक से बोल रहे हैं। फिर कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग झांसे में आ जाते हैं और डिटेल्स बता देते हैं। जामताड़ा में ये काम संगठित अपराध की तरह चलने लगा। हर गांव में 10 से 15 युवकों का गैंग होता था। एक लीडर होता था जो मोबाइल सिम और बैंक अकाउंट की व्यवस्था करता था। बाकियों का काम फ़ोन करना था और लोगों को झांसा देना था। ये लोग अपनी कमाई का बँटवारा इस हिसाब से करते थे कि जैसे 40% पैसा कॉल करने वाले को, 30% गैंग लीडर को, 20% बैंक अकाउंट को और सिम कार्ड सप्लाई करने वालों को, और 10% पावर यानी लोकल नेताओं और पुलिस को। ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ भी ऐसे करते थे जैसे शुरुआत में साधारण नोकिया फ़ोन इस्तेमाल होते थे, लेकिन धीरे-धीरे स्मार्टफ़ोन्स, ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर, फर्जी आधार कार्ड और 100 से ज़्यादा सिम कार्ड, सबका इस्तेमाल होने लगा। ये लोग अलग-अलग जगहों से कॉल किया करते थे ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। शिकायतकर्ता डरते थे, बहुत लोग मानते ही नहीं थे कि वो ठगे गए। नंबर 2, टेक्निकल लिमिटेशन। लोकल पुलिस के पास साइबर क्राइम की ट्रेनिंग ही नहीं थी। मिलीभगत, कई बार नेताओं और अपराधियों की साझेदारी होती थी। एक बड़ा केस आपको बताता हूँ। सन 2017 का, दिल्ली की एक महिला डॉक्टर को फ़ोन आया कि बैंक वेरिफिकेशन के नाम पर उन्होंने ओटीपी बता दिया।
उनके 18 लाख रुपए गायब कर दिए गए। पुलिस ने डिटेल ट्रेस की, पैसा अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। फिर कैश निकाल लिया गया। आखिर में लोकेशन फिर जमताड़ा की निकली। जब झारखंड पुलिस पहुंची तो गांव वालों ने विरोध कर दिया। कई बार पुलिस की गाड़ियां घेर ली जाती थीं, उन पर पथराव कर दिया जाता था। सन 2018 में जब शिकायतें बहुत बढ़ीं तो सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की। 50 से ज़्यादा रेड हुई, लाखों रुपए कैश, सैकड़ों एटीएम कार्ड और हजारों सिम बरामद हुए। कई गांवों में इंटरनेट बंद करना पड़ा। 2019 में नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था जमताड़ा सबका नंबर आएगा। ये असली घटनाओं से प्रेरित थी। इसके बाद पूरा देश इस कस्बे का नाम जान गया। जांच में सामने आया कि यहाँ के 18 से 25 साल के लड़के ही इस पूरे रैकेट के पीछे थे। किसी ने कॉलेज छोड़ दिया था, किसी ने 10वीं तक पास नहीं की थी, लेकिन सबके पास था स्मार्टफ़ोन और दिमाग की चालाकी। तो भाई अब तस्वीर साफ है, जमताड़ा कोई आम कस्बा नहीं रहा। यहाँ के लड़के करोड़ों के साइबर फ्रॉड करने लगे और पुलिस, सीबीआई और मीडिया सब जुड़ गए। लेकिन असली सवाल है, क्या इस नेटवर्क को खत्म किया जा सका? क्या मास्टरमाइंड पकड़े गए? ये सिस्टम अब भी जारी है। तो अब हम आपको बताएँगे कि जहाँ आएगी सच्चाई, गिरफ्तारियाँ और कैसे सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए नए कदम उठाए। 2019 से 2021 के बीच झारखंड पुलिस और सीबीआई ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए। जैसे सैकड़ों युवाओं को पकड़ा गया, कई गाँवों में छापे मारे गए, लाखों रुपए कैश और गाड़ियाँ जब्त हुईं। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि गाँव वालों ने अपराधियों को हीरो बना दिया था। कई जगह शादी-ब्याह का खर्चा भी इन्हीं पैसों से चलता था। गाँव की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर हो चुकी थी। भारत सरकार ने साइबर क्राइम से लड़ने के लिए कुछ खास कदम उठाए, जैसे नंबर 1 साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। अगर कोई ठगी हो जाए तो तुरंत कॉल करके अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता था। यह किया जा सकता है। नंबर 2 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत का सिस्टम। नंबर 3 साइबर पुलिस स्टेशन, हर राज्य में खास यूनिट बनाई गई जहां डिजिटल फ्रॉड की जांच होती है। पुलिस ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई, कॉल ट्रैकिंग, आईपी एड्रेस ट्रेस, बैंक अकाउंट लिंकिंग और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग। इसके बाद कई मास्टरमाइंड पकड़े गए। जमताड़ा की बदनामी पूरे देश में फैल गई। अब लोग बैंक कॉल से डरने लगे। बैंकों ने एसएमएस अलर्ट और ऐप बेस्ड सिक्योरिटी शुरू की। लोगों में जागरूकता आई कि ओटीपी कभी शेयर ना करें। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभी भी हर साल भारत में हजारों करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। सन 2022 में एक और मामला सामने आया। नोएडा की एक महिला के साथ 40 लाख की ठगी हुई। कॉल करने वाले ने खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताया। कहा कि उनके अकाउंट में गड़बड़ी है, तुरंत डिटेल चाहिए। जांच हुई तो फिर से लिंक मिला जमताड़ा। ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार की, डिजिटल साक्षरता अभियान, स्कूल और कॉलेज में साइबर सेफ्टी की पढ़ाई, बैंक और मोबाइल कंपनियों का सहयोग, सख्त कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कार्रवाई। ऐसे मामलों से बचने के लिए कुछ सुरक्षित उपाय हैं, जैसे नंबर 1 ओटीपी पिन सीवीवी कभी शेयर ना करें। सीवीवी होता है जो एटीएम कार्ड के पीछे 3 अंक होते हैं, वो सीवीवी होता है। कोई भी कॉल अगर जल्दबाजी में पैसे या जानकारी मांगे तो समझिए धोखा है। नंबर 3 1930 हेल्पलाइन और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। जमताड़ा की कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक से फ़ायदा भी है और नुकसान भी। जो लोग अपनी समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे वो आगे बढ़ेंगे और जो लालच में आएँगे वो बर्बाद हो जाएँगे। जमताड़ा ने भारत को दिखा दिया कि एक छोटा-सा कस्बा भी पूरे देश को हिला सकता है। लेकिन साथ ही ये भी साबित हुआ कि अगर सरकार, पुलिस और जनता मिलकर सतर्क रहें तो साइबर क्राइम को हराया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।